जी। पहला जो सवाल था वो उसका एक तो ये था कि एक्वापेला के इस्तेमाल का तरीका बता दें, वो तो आप ऑलरेडी बता चुके हैं। लेकिन उसमें सेकंड पार्ट इसका ये था कि एक्वापेला डिवाइस में जो मुख्तलिफ प्रेशर की एडजस्टमेंट्स होती हैं, उसके बारे में गाइड कर दीजिए। जैसे कि मैंने अपने सेशन में भी बताया कि आप बच्चे के एंड्योरेंस पे, बच्चा कितना टॉलरेट कर पाता है प्रेशर, हम उतना रखेंगे। अगर हम बहुत ज्यादा बढ़ा के प्रेशर रखेंगे तो बच्चा उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बच्चे के टॉलरेंस लेवल तक हम रखेंगे। इसके दो कलर्स आते हैं, ब्लू और एक ग्रीन, जिसको एक्पेला डीएम डीएम और एक को डीएच कहते हैं। डीएच, इन दोनों में फर्क होता है। वो एज के लिहाज से हम प्रिस्क्राइब करते हैं। जितना छोटा बच्चा होगा, वी प्रेफर, छोटा बच्चा जो कि स्कूल गोइंग होता है, आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो, उसे ब्लू से स्टार्ट करना है, फिर ग्रीन से स्टार्ट करना है, फिर ब्लू पे लेके जाए, उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो आई थिंक नहीं, ब्लू से ग्रीन से स्टार्ट करेंगे और ओके, ब्लू पे लेके ओके, जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमारा एक केस बेस्ड है कि एक बच्चा है सीएफ का, जिसमें 7 ईयर्स उसकी एज है। उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन बेसलाइन उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है बगैर किसी चेस्ट फिजियोथेरेपी के रूटीन में 97 टू 100% रहती है, और जनरली भी जो जी। है हेल्थ कंडीशन अच्छी है। क्या उसके बावजूद ज़रूरत है कि रूटीन में उसकी चेस्ट फिजियोथेरेपी डेली की जाए, या फिर जब ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो या इन्फेक्शन हो उसी वक़्त की जाए? देखिए, जो पैसिव चेस्ट फिजिकल थेरेपी है, जो कि परकशंस और वाइब्रेशंस या दूसरी चीजें हैं, वो वो हम वैसे भी 7 साल के बच्चे को प्रिस्क्राइब नहीं करते। हम ये कहेंगे कि आप जो नेबुलाइजेशन है, उसके साथ उसको डेली लाइफ एक्टिविटीज, जो जंपिंग है, वो चीज इनकॉर्पोरेट रखें, ताकि लंग क्लियरेंस उसकी मेंटेन रहे। अच्छा, लेकिन आप जब भी स्टार्ट करेंगे ऑस्कल्टेट जरूर करेंगे बच्चे को कि आयोस क्रैकर्स तो नहीं है सैचुरेशन के बावजूद, या कोई वेस्ट तो नहीं आ रही। फिर आप डिसाइड करेंगे कि वेदर उसको टेस्ट एक्टिव करानी है तो कौन सी करानी ठीक है, ठीक है। और इसी तरह के बच्चे में उसकी जो है सैचुरेशन वगैरह ठीक है, हेल्थ कंडीशन भी ठीक है, जंपिंग वगैरह हो रही है, लेकिन अगर ड्रॉप करती है या जब उसको एक्टिव इन्फेक्शन होता है, उस वक़्त जी इसके आप अलावा कुछ और जी भी ऐड करने इसके की ज़रूरत इसके है? बाद आप परकशंस ऐड कर सकते हैं। बेस्ट ये है कि आप अपनी जो है बेस्ट थेरेपी दिन में 2 दफा कंटिन्यू रखें, उसको छोड़े नहीं। हाँ, उसका ड्यूरेशन कम कर दें, लेकिन उसको हुँ। छोड़े नहीं। अच्छा, ठीक है। और इनका दूसरा पार्ट ये था सवाल का कि जो रूटीन में अगर जिस तरह से अभी आपने कहा कि अगर वो वेस्ट नहीं कर रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी वो तरीका अडॉप्ट किए हुए हैं, उसकी रूटीन में जब वो बच्चा हेल्थ कंडीशन उसकी ठीक है, उस वक़्त ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? दिन में 2 दफा करें, हाफ एन आवर के लिए, कम से कम हाफ एन आवर के लिए। ठीक हो गया, सही है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि वो वैसे तो ऑलरेडी आप काफ़ी अच्छे से बता चुके हैं कि ये था कि बेस्ट पोस्चर क्या होना चाहिए चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए? दैट इज कि प्रोन या फिर जाकर साइड लाइन। बेस्ट अगर छोटे बच्चा है तो हम ऑलवेज प्रेफर करते हैं कि वो प्रोन में हो, इसकी चेस्ट फिजियोथेरेपी वैसे करनी है या साइड लाइन में हो। बिकॉज अगर आप उसको सिटिंग में करा के फॉरवर्ड थोड़ा सा बेंड कराएंगे ना तो उससे उसका डायफ्राम कॉम्प्रोमाइज होगा। ठीक है। तो इसलिए हम अगर छोटा बच्चा है तो एज के से मेंशन नहीं है, देन चाइल्ड इज स्मॉल देन हम प्रेफर करेंगे कि साइड लाइन में हो या उल्टा लेटा हुआ हो, और उसके जो फेस है वो जो है वो आपके हाथ लैप पे हो। अब अगर वो आगे बड़ा बच्चा भी है तो अगर वो बड़ा बच्चा भी है तो वी ऑलवेज एडवाइज टू लाई डाउन ऑन अ पिलो एंड देन परफॉर्म दिस परकशंस, और एनी अदर टेक्निक लाइक मेरी मेस्ट्री और एनीथिंग। आप उसको उल्टा लेटाएं। आप जब लीन डाउन करते हैं, आप डायफ्राम को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एब्डोमिनल कंटेंट को प्रेशराइज करते हैं। हुँ। उसमें गर्ड का के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए हम ये एडवाइस करते हैं कि आप उल्टा प्रॉपर लेट जाएं, ताकि आपके स्टमक रिलैक्स रहे, आपका चेस्ट एक्सपेंशन भी हो, और वो अच्छे से परफॉर्म भी हो सके ठीक है, उल्टा टेक्निक। लिटाएँगे तो आप कहेंगे, क्योंकि इसमें ये था कि स्लैंटिंग पोज़ीशन भी इम्पोर्टेंट है, तो उल्टा लिटाएँगे तो जो मीन्स कि आप वो उसका चेस्ट नीचे होगी उसके एब्डोमेन से? यस। नहीं नहीं, उल्टा लेटाएंगे तो कभी भी चेस्ट नीचे नहीं होगी एब्डोमेन से। चेस्ट के ऊपर आप पिलो नीचे रखेंगे, चेस्ट को पिलो के ऊपर प्लेस करेंगे, एब्डोमेन आपके चेस्ट से नीचे होगा। ठीक है, थैंक यू। टिपिंग डाउन नेक्स्ट पोजीशन
नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं बेड पे आप उसको पिलो रखेंगे और उसको फोन लिटा देंगे। ठीक है, सही है। क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन इनका यही था पोजीशन के हाँ, हिसाब और से। नेक्स्ट टिपिंग डाउन आई थिंक मैं समझ जी गई जी कि वो यही है। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इनका ये है कि बाज़ औक़ात इन्फेक्शंस वगैरह के दौरान बच्चे प्रॉपर्ली मोबाइल नहीं होते। ऐसी सूरत में कि जब बच्चे की जो मूवमेंट है वो लिमिटेड है, तो उस वक़्त चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल करना बेहतर है? डॉक्टर ज़ुबिया, मैं कंकर्शंस और मेरी थोड़ा सा इंटरप्ट कर सकता हूँ पिछले क्वेश्चन से, थोड़ा जी सा जी क्लैरिफिकेशन। कई हमारे जी ग्रुप जी में लोग होते हैं, कहते हैं कि बच्चा जो है वो फिजियोथेरेपी जो है टॉलरेट नहीं करता और नेबुलाइजर नहीं लेता है, तो हम उन्हें सोते में देते हैं। तो इसके ऊपर क्या कोई कुछ कमेंट आप कर सकते हैं वैसे प्लीज? ये क्वेश्चन सर अभी आगे इसका क्वेश्चन है अच्छा ठीक है, पहले चले। जी सॉरी। जी नो प्रॉब्लम सर। अच्छा जी, ये क्वेश्चन का है कि जब बच्चे के इन्फेक्शन हुआ हुआ है और वो फिजिकल थेरेपी इतना एक्टिव नहीं है तो क्या करेंगे? आप बच्चे को अपने अपने लैप पे लिटा के परकशंस करा सकते हैं, सिटिंग पोजीशन में मेरी मेस्ट्री करा सकते हैं, चेस्ट को लाइक होल्ड करके रोटेशंस करा सकते हैं, जंपिंग अपने लैप पे जंपिंग करा सकते हैं। ये सारी चीजें आप नेबुलाइज कराने के बाद करें। ये जरूरी नहीं है कि आप फिजिकल एक्टिविटी इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से उसका एनर्जी लेवल लो है। लेकिन ये चीजें कराना बहुत जरूरी है। बच्चे को कंफर्टेबल पोजीशन में साइड लाइन में लेटा के या उल्टा अपने ऊपर लेटा के ये आप ये एक्टिविटीज ये थेरेपी टेक्निक्स यूज करें तो बच्चा अच्छे से स्प्यूटम बाहर निकाल सकेगा। अगर बच्चा कफ आउट नहीं कर पा रहा कि उनकी खांसी इतनी अच्छी नहीं है या उनकी खांसी इतनी इफेक्टिव हो नहीं पा रही या खांसी कर ही नहीं रहे, तो आप बच्चे को करवट लेटा के सुपरफिशियल ओरल सी सक्शनिंग करेंगे, ताकि वो सिर्फ आपका जो बलगम ऊपर खांसी के निकाल पा रहे हैं खांसी जनरेट कराएगा और उसको बलगम को निकाल पाएगा। हम बेसिकली ज्यादातर पेरेंट्स को ये इनकरेज करते हैं कि नेजल बल्ब आप ओरली इस्तेमाल करें। उससे ये होता है कि बलगम जो चिकना चिकना होता है ना ऊपरी नालियों में जब फंस रहा होता है और बच्चे खांसी इतनी पावर से क्योंकि एनर्जी लेवल कम होती है नहीं कर पा रहे, तो उसमें हम थोड़ा सा हेल्प दे दें और उसको बाहर निकाल लें। ठीक है, और अगर थोड़ा बड़े बच्चों में अगर जब ये इश्यू हो तो मेरे ख्याल से फिर वो उस वक़्त फिर वो ब्लोइंग या अपनी बबल उस पैप कर सकते हैं। वो बबल बबल पैप पैप कराएं। बबल बहुत उसमें ठीक आप ज्यादा उसको एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी, ब्लोइंग के बबल लिए पैप यूज बलून कराएं। भी ब्लो करवा सकते हैं। हुँ, ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि रूटीन जो डेली चेस्ट फिजियोथेरेपी होती है उसकी एटलीस्ट ड्यूरेशन वैसे ऑलमोस्ट आपने आंसर कर ही दिया है, यही है कि उसकी कितनी होनी चाहिए ड्यूरेशन? जी जी जी, आपका पूरा हाफ सेशन इंक्लूडिंग हाफ एन आवर। परकशंस, मेरी मेस्ट्री या कोई भी एक्टिविटीज, ये सारा मिला के आपका ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट का सेशन होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव बच्चा होता है तो उससे कम होता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक उन्होंने केस है कि एक 13 इयर्स ओल्ड सीएफ बच्ची है जिसको अक्सर वो कहते हैं कि मुँह से खून आता है, कभी खाँसी के साथ और कभी अदरवाइज़ भी उनके आता रहता है। तो जब ऐसे डेज़ हों उस वक़्त भी चेस्ट फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब ब्लड आ रहा है तो आप चेस्ट फिजियोथेरेपी की कोई टेक्निक एक्सेप्ट बबल पैप बच्चे को नहीं कराएंगे। कोई भी परकशन वाइब्रेशन या इवन आप मेरी मेस्ट्री करा सकते हैं, बबल पैप करा सकते हैं, लेकिन परकशन वाइब्रेशन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ये चीजें आप नहीं करा सिर्फ सकते सीसी बच्चे भी नहीं को, कराएंगे आप, सही, आई थिंक दे नीड एचएफसीसी टू फाइंड आउट द और कॉज़ कि क्यों एचएफसीसी आ भी रहा है और नहीं फिर उसको ट्रीट कराएंगे। करके फिर आगे सही है। जी यस बिल्कुल, यस, कोई जी इंटरनल बिल्कुल। ब्लीडिंग तो नहीं हो या रही है। उनका हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, प्लेटलेट काउंट कम तो नहीं है, जो भी उनके के रीजंस हैं वो सही आप बात है। पता अच्छा, करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो ये एज ग्रुप के बच्चे हैं 7 टू 9 इयर्स के, उसमें अगर पेरेंट्स मेनली इस पर डिपेंड करना चाहते हैं ड्यूरिंग डे टाइम के जंपिंग ट्रैम्पोलिन वगैरह ही करें नेबुलाइजेशन के बाद, तो ऐसी लंग क्लियरेंस के लिए तो इस तरह की एक्टिविटी की फिर क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए? कम से कम 15 से 20 मिनट नेबुलाइज करा के 15 से 20 मिनट बच्चों को जंपिंग करने दें, साइकिलिंग करने दें, कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज करने दें। उसके बाद बच्चे को इनकरेज करें कि आप कफ करो। डेफिनेटली डेफिनेटली ये हमारा ऑब्जर्व्ड
प्रोसेस है। हमने खुद देखा है कि बच्चों को जब हम ये सब चीजें इनकॉर्पोरेट करके कराते हैं, विद इन 20 मिनट्स के बाद जब बच्चे को हम कफ करवाते हैं, वो सारी सिक्रीशंस बाहर निकाल देते हैं सही और इजीली उनको, हमें कोई चीज एग्जैजरेट या हमें कोई चीज प्रेशराइज नहीं करनी पड़ती, वो खुद से कर देते हैं ये चीज। बस ये है कि अब हम वो देखते रहे, उसके बाद उनको ये हाफ एंड कफ करके कहें कि अब आप उसको निकालें। जी बिल्कुल, जी हाफ एंड कफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में से आप इसको भी डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं, ये था कि मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में पोस्चरल ड्रेनेज को डेमोन्स्ट्रेट कर दीजिए। आई थिंक इट इज ऑलरेडी Yes. जी हाँ, बिल्कुल। बेस्ट अगर करना है दैट इज साइडलाइन एंड फ्लोर, बट देन वो लोब वाइज आप ऑस्कुलेट करके लोब देखेंगे, देन आप ऑस्कुलेट साइड करेंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था कि जो हैंड चेस्ट फिजियोथेरेपी करते हुए हाथ की जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो आइडियली क्या होनी चाहिए? एक्चुअली से लोग हाथ की डायरेक्शन, देखें हाथ की डायरेक्शन तो कहीं पे भी ऊपर नीचे आप ये नहीं करेंगे कि यहाँ किया यहाँ किया यहाँ किया, एक जगह पे कम से कम 60 सेकंड तक फोकस करेंगे, उसकी डायरेक्शन आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। आपको पहला अपर लोब करना है, मिडिल लोब करना है या लोअर लोब करना है, कोई भी प्लेस पे कर रहे हैं आप, हाँ सोनली एक एरिया को कंसंट्रेट करेंगे फॉर 60 सेकंड। इसका तो आंसर हम ऑलरेडी दे चुके हैं। हेलो डॉक्टर हाँ जुबिया, जी, सॉरी मेरे हाल नेट में कुछ प्रॉब्लम। इट्स आंसर तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, वी नीड टू गिव इट अगेन। इट्स वेरी इफेक्टिव। ठीक है कि एक सीएफ चाइल्ड जो कि नेबुलाइज, और कैन यू हियर मी? जी अच्छा, जी एक सीएफ चाइल्ड जो कि नेबुलाइज करने और चेस्ट फिजियोथेरेपी करने के बावजूद बलगम नहीं निकाल पाता, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उसको बलगम है भी नहीं, सारा दिन उसको कफ भी नहीं होती, कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी नहीं होती, क्या फिर भी हमें उसको इनकरेज करना चाहिए कि हफ एंड कफ करके तो वो निकाले बलगम? और इनका कंसर्न था कि इससे पे कोई लंग्स पे कोई प्रेशर वगैरह तो नहीं पड़ता ऐसा करने से? नहीं, एक कफ से कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, कहीं पे भी प्रेशर नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकरेज उनको ज्यादा हफ एंड कफ के बजाय आप इनकरेज करें कि वो इंड्योरेंस एक्सरसाइजेस करें, साइकिलिंग करें, जंपिंग करें। अगर बलगम फंसा हुआ भी होगा, सख्त हुआ फंसा हुआ भी होगा, तो उसके बाद वो खुद ऑटोमेटिकली कफ जनरेट हो जी। जाएगी, तो उनको फोर्सफुली कुछ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कफ किसी भी एज ग्रुप के लिए, चाहे छोटा बच्चा चाहे बड़ा बच्चा, इट इज अ गुड साइन बिकॉज इट हेल्प्स यू टू, आप बलगम बाहर निकाल सकते हैं। तो आप किसी भी एज ग्रुप के लिए अगर कफ कर रहा है बच्चा, तो वो अच्छी चीज है, चाहे वो किसी एक अच्छी अलामत है। की वजह से कर रहा हो या नेबुलाइजेशन की बात कर रहा हो, वो अच्छी अलामत है उसके बाद। Can I add a comment? Can I add a comment there, please? श्योर सर। I think जैसे आप सभी ने कहा है कि उसके खांसी ना होना, कोई प्रॉब्लम ना होना, ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छी होना, ये सभी जो है अच्छी अलामतें हैं। लेकिन एक बच्चे की रूटीन डेवलप करने के लिए जो है ना, ये जो ट्वाइस अ डे एटलीस्ट एक्टिविटी के हिसाब से समझ लें, एंड्योरेंस के हिसाब से समझ लें, फिजियोथेरेपी की टेक्निक जो भी कर रहे हैं वो करने के हिसाब से समझ लें, वो जरूर जारी रखे, ताकि बच्चे को जो एहसास होता रहे कि ये मेरी एक रूटीन है, और जब ये बच्चे को जरूरत पड़े तो फिर उस वक्त ये जो है नहीं मैंने कल नहीं किया था आज भी मुझे करने की जरूरत है, वो चीज ना हो। तो ये बच्चे की तरबियत के हिसाब से जो है वो एक बहुत अच्छी चीज है कि जब बच्चे भी हैं तो कई दफा स्मॉल एरियाज में स्मॉल पार्टिकल जो फंसे हुए होते हैं वो शायद सिम्टम्स इतने ना दें, लेकिन फिजियो के साथ फिर वो भी जब मूव हो जाएंगे तो चेस्ट इनकी बेहतर रहेगी। तो मेक ए रूटीन, जस्ट लाइक खाना खाने की जरूरत पड़ती है ना, ये फिजियो भी एक रूटीन समझ ले जिंदगी में कि हमें करनी है, ताकि बच्चे को जब से जरूरत पड़े तो वो ये ना कहे कि अम्मी ने कल मुझे छुट्टी दी थी तो आज भी मैं छुट्टी कर लूं। बिल्कुल और बिल्कुल। जितनी छोटी एज से आप स्टार्ट करते हैं उतना बच्चों के लिए एक्सेप्टेंस ज्यादा जल्दी आ जाता है, कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज को कि नाउ इट इज पार्ट ऑफ माय डेली रूटीन, अब मुझे रोज करना है। तो लंग मेंटेनेंस में भी बहुत ये चीज काम करती है। अगर आप रेगुलरली आप उसको जो है ना वो जैसे हम खाना खाते हैं रोज, उस तरह रोज अगर कराएंगे तो एक तो वो एक्सेप्ट भी जल्दी कर लेगा, प्लस उसकी लंग का जो मेंटेनेंस का काम है, मतलब वो लंग जो अच्छा है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, सही। जी सॉरी मैं इंटरप्ट कर सकता हूँ, हमारे पास मजीद 5 मिनट जी है जी और उसके बाद दोबारा सेशन कनेक्ट करना पड़ेगा हमें। तो अगर जी आप जी, कहते थोड़े से क्वेश्चंस रह गए। हैं तो डिस्कनेक्ट होगा तो मैं दोबारा रिकनेक्ट कर दूंगा आपको।
ठीक है, ठीक है, ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ऐसे बच्चे जो स्पूटम के सैंपल वगैरह के लिए नहीं बलगम निकाल पाते, ये काफी लोगों ने पूछा, तो उसके लिए मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर दें कि क्या टेक्निक। जी, जी। पहले देखें, सबसे ज़्यादा बच्चे को पानी पिलाएँ पहले। बहुत ज़रूरी है, जितना अच्छा बच्चा हाइड्रेट होगा उतना बलगम पतला हो सकेगा। उसके बाद बैठाकर अच्छे से प्रॉपर्ली उसको नेबुलाइज़ कराएँ। जब नेबुलाइज़ करा रहे हो, अगर आप मास्क यूज़ कर रहे हैं, माउथ पीस नहीं मास्क यूज़ करें, तो वो जो उसके होल्स बने होते हैं उस पे टेप कर दें। ऑक्सीजन प्रॉपर्ली सप्लाई हो रही है, उससे ऑक्सीजन का कोई ताल्लुक नहीं होता। उनको क्लोज करके अच्छे से नेबुलाइज कराएं। उसके बाद कोई भी टेक्निक, अगर वो छोटा बच्चा है तो परकशंस कराएं, अगर वो प्री स्कूलर या स्कूलर है तो आप उनको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएं, ब्लोइंग कराएं। बबल पेप इज द बेस्ट थिंग जो कि आप बच्चे को, इतने बड़े बच्चों को करा सकते हैं। बबल पेप बड़े बच्चे, एडोलेसेंस वाले या प्री स्कूलर स्कूलर्स के लिए बेस्ट है। जितना ज्यादा आप बबल बबल पेप कराएंगे वो उतनी अच्छी कफ जनरेट करेगा। उसके बाद हफ करवाएं, कफ करवाएं। कभी कभी क्या होता है कि कफिंग में बच्चा बलगम ऊपर तो ला रहा होता है लेकिन कभी प्रॉपरली ड्रैग्ड आउट नहीं कर पा रहा होता, तो इसका मतलब ये है कि बलगम पतला तो हुआ है लेकिन प्रॉपरली पतला नहीं हुआ है। तो प्रॉपर नेबुलाइजेशन, अच्छे से नेबुलाइज कराना। अगर उसको 5 ml में इफेक्टिव नहीं हो रहा तो आपको थोड़ा सा और बढ़ा के 10 ml तक वो 7 ml तक उसको नेबुलाइज कराएं, नॉर्मल स्लाइन हाइपरटोनिक दोनों मिला के और उससे फिर जो है ना उसको कफ आउट कराने की कोशिश करें। वो एक्सपेक्टोरेट लाजिम करेगा अगर बलगम बलगम थोड़ा सा भी थिन होगा तो। सही। बच्चा हमने ये चीज नोटिस की है कि बेसिकली होता क्या है कि वो थोड़ा सा नेबुलाइज करने के बाद कोशिश करते हैं सैंपल को लेने की, तो वो सैंपल नहीं है। जितना अच्छे से नेबुलाइज हुआ होगा, पतला होगा, तो सैंपल इजीली कलेक्ट हो जाएगा। और एक सही है। कुछ इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो हाइड्रेट अच्छा होना चाहिए बच्चा। अगर आप बच्चे का पानी का इंटेक अच्छा नहीं रखेंगे तो वो बलगम पतला नहीं होगा, तो उसको निकालने में बहुत डिफिकल्टी होगी। चाहे वो छोटा बच्चा, चाहे वो एक प्री स्कूलर हो, चाहे वो एडोलेसेंट हो, आपको उसका वाटर इंटेक मिनिमम ऑफ 8 to 9 ग्लासेस रखना ही है एवरी डे, डिस्पाइट ऑफ वट एवर द कोई कंडीशन। आपको पानी का इंटेक उसका कम नहीं करना। हाइड्रेशन अच्छी होगी तभी वो इजीली एक्सपेक्टोरेट कर पाएगा। अगर हाइड्रेशन अच्छी नहीं होगी वो ठीक रहेगा। फिर आप जितना भी ऐसे नेबुलाइजेशन देते हैं वो नहीं निकाल सकता। ये क्लिनिकली हमने देखा है बच्चों को, चाहे वो 5 to 8 लीटर ऑक्सीजन भी क्यों ना होते हैं, अगर उनका हाइड्रेशन अच्छा होता है तो नेबुलाइजेशन भी इफेक्टिव होती है और चेस्ट पीटी भी किसी भी तरीके की वो इफेक्टिव होती है। आई नो इट गेट्स डिफिकल्ट जब आप बच्चों को कन्विंस करते हैं, इसीलिए अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी होती है ताकि वो उसको अपने रूटीन में इस चीज को ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से ही समहाउ रिलेटेड है। इनका बेसिकली क्वेश्चन ये था कि छोटे बच्चों में जो बलगम नहीं निकाल पाते, लेकिन इट वाज अ क्वेश्चन अबाउट रूटीन में कि जब रूटीन में चेस्ट फिजियो करते हैं और जैसे 2 साल या उससे जी छोटे बच्चे, उनमें इश्यू आता है कि उनको शायद नहीं वो क्लियर क्लियर उस तरह से नहीं कर पाते जैसे बड़े बच्चे, तो उसमें क्या स्पेसिफिक टेक्निक यूज करें कि वो बलगम निकाल पाए। जैसे कि हमने बताया कि नेजल बल्ब का इस्तेमाल कर लें, साइड लाइन पे लेटा के उसमें से सक आउट कर दें, वो आप कर सकते हैं। बबल पैप के थ्रू वो बलगम ऊपर आ जाए तो आप इसको टिश्यू पेपर से क्लीन अप भी कर सकते हैं। मोस्टली कि बच्चे निकाल इसलिए नहीं पा रहे होते कि बलगम बहुत सख्त हो रहा होता है, बहुत टाइट होता है, बहुत रबरी सा होता है, इसलिए बच्चे एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पा रहे होते, निकाल नहीं पा रहे होते। तो बेसिकली जितनी अच्छी तरीके से उनको नेबुलाइज कराएंगे उतनी अच्छी तरीके से वो एक्सपेक्टोरेट और कर पाएंगे। अब ओवरहेड एक्टिविटी और मेरी मेस्ट्री ये बहुत दो जरूरी है जो आप प्रोफेशंस के अलावा सीनियर्स के बच्चे में छोटे बच्चे हैं उसको ऐड कर सकते हैं। वो बेसिकली कर भी लेंगे और मेरी इससे मिस्ट्री बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मेरी मिस्ट्री परकशन से ज्यादा इफेक्टिव है किसी भी थेरेपी में, किसी भी एज ग्रुप में, क्योंकि ये लंग एक्सपेंशन, ये डिसलॉज करने के साथ साथ लंग एक्सपेंशन पे काम करती है। तो जितना ज्यादा मेरी मेस्ट्री का इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने थेरेपी सेशन में उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एंड इट डजंट हार्म योर लंग एट ऑल। सही है, सही है। और सबसे ज्यादा जो सीएफ के बच्चों में इशू आता है दैट इज एयर ट्रैपिंग। मतलब वो हवा जो है वो बलगम की वजह से फंस जाती है, तो मेरी बेसिक वो एयर ट्रैपिंग को भी रिजॉल्व करती है। तो वो हवा को धक्का लगाती है कि वो बलगम के साथ बाहर निकले। क्योंकि ये बहुत सुनने में आता है कि जो छोटे बच्चों के पेरेंट्स अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि हम नहीं निकाल बच्चे निकाल नहीं पाते बलगम ना।
इस तरह बड़े बच्चे तो खुद कफ करके निकाल देते हैं। बच्चे खांसी बिल्कुल इफेक्टिव, क्योंकि एग्जॉस्ट हो जाते हैं, डायफ्राम इतना वीक होता है उनका कि वो कफ को इतना प्रॉपरली जनरेट नहीं कर पाता। तो आप क्या करें, बच्चे के स्टमक पे प्रेशर दें तो जब वो खांसी कर रहा हो, और ऊपर की तरफ प्रेस करें, तो जब बच्चे का डायफ्राम प्रॉपरली एक पोजीशन में आ जाएगा ना, तो बहुत इफेक्टिव कफ कर पाएगा बच्चा। सही है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा-सा एक केस बेस्ड है, एक स्पेसिफिक केस है। केस है इसमें 2 साल का सीएफ बच्चा है जिसका वेट सिर्फ 4.5 केजी है और उसे सिवियर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है जो कि मेडिसिन से भी रिज़ॉल्व नहीं हो रहा। रिफ्लक्स के साथ वो एस्पिरेट करता है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, जो पल्मोनरी सिम्पटम्स है उसके वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। और इस बच्चे को काफ़ी फ्रीक्वेंट चेस्ट फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, यानी एवरी 4 आवरली उनका पेरेंट का कहना है कि वो करते हैं, तो फिर उसकी सैचुरेशन ठीक रहती है। 0.5 टू 0.5 ऑक्सीजन भी उसको जा रही होती है और वरना उसकी सैचुरेशन जो मार्केटली ड्रॉप हो जाती है 50% या इससे भी इस तरह आस-पास। तो वो उनका ये सवाल है कि अगर वो फिजियोथेरेपी से जिस तरह कि उसका रिफ्लक्स इंक्रीज़ हो जाता है, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या करें कि जिससे रिफ्लक्स को भी ना अफेक्ट हो, क्या उसमें बेस्ट पॉसिबल टेक्निक है चेस्ट फिजियो के लिए? आप उसको फीड के फौरन बाद या फीड के कम से कम 2 घंटे बाद कोई थेरेपी नहीं दें। सही। सबसे पहली चीज, जब तक फीड आपकी एब्जॉर्प्शन की तरफ नहीं जाएगी तब तक वो रिफ्लक्स होता रहेगा। हुँ, तो बहुत जरूरी है कि आप उसको जितना ज्यादा देर देंगे, गैप देंगे फीड के बाद चेस्ट फिजियोथेरेपी का, उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसमें जो है ना हेल्प आउट होगा कि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एम्प्टी होना शुरू होगा, तो रिफ्लक्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरी चीज जो आप रिफ्लक्स के लिए कर सकते हैं, उसको थिक फीड दें। थोड़ा सा थिक फीड देंगे तो जो रिफ्लक्स है, एसिड जनरेशन है, वो थोड़ी कम होगी। तो जितना थिक फीड देंगे उतना अच्छा है। तीसरी चीज, रिफ्लक्स को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या कराते हैं, बच्चे को अपराइट सुलाएं, या अगर अपराइट टॉलरेट नहीं कर रहा है तो उल्टे हाथ की करवट पे सुलाएं। सही। उल्टे हाथ की करवट में क्या होगा कि जो आपका ग्रेविटी होती है, तो स्टमक के उस हिस्से की तरफ फूड को लेके जाएगी जहां से उसका रिफ्लक्स होना पॉसिबल नहीं होता। ठीक सही है। है, सही। नेक्स्ट और फिजियोथेरेपी के लिए ये इसी तरह से उसको बेसिकली था कि हम किसी भी फिजियोथेरेपी तरह तो इसी तरह चलनी है। फिजियोथेरेपी ठीक है। किसी भी रीजन से आप रोक नहीं सकते। जैसे सर अकबर ने कहा, जैसे कि रूटीन बनाना है, आप खाना आपको रूटीन में खाना है, वैसे ही चेस्ट फिजियो आपको रूटीन में करनी है। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी चेस्ट फिजियो की कोई भी टेक्निक जो आपके बच्चा टॉलरेट कर रहा है, इफेक्टिव रिजल्ट शो कर रहा है, वो उसके लिए जरूरी है। लेकिन उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं आप करेंगी कि रिकमेंड कि नहीं इसको ये करें या ये ना करें, ऐसा कुछ नहीं है? परकशंस, देखिए परकशंस और जो डायफ्रामेटिक वो रीएजुकेशन ऑफ डायफ्राम है, हम वो नहीं वो बच्चे को नहीं कराएं, लेकिन बाकी चीजें जरूर कराएं। जितनी ज्यादा जंपिंग करेगा उतना अच्छा है। जितना बच्चा अपराइट बैठा होगा ना, रिफ्लक्स उतना ही कम होगा जितना ठीक। ज्यादा अपराइट होगा। हम्म। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 6 इयर्स ओल्ड बच्ची है सीएफ की जो 5% हाइपोटोनिक सेलाइन पे है रूटीन में और चेस्ट फिजियो के लिए वो वेस्ट यूज करते हैं। लेकिन उनका मदर का हम्म। कहना है कि वो बिल्कुल भी जो है वो बलगम निकाल नहीं पाती हैं। तो इसकी क्या रीजन हो सकती है और वो क्या करें कि वो जिससे वो हेल्पफुल हो जाए इसके लिए? इसकी सबसे बड़ी रीजन जो हम लोग बच्चों में, सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चों में देखते आ रहे हैं, वो है हाइड्रेशन। बच्चा पानी बहुत कम पी रहा है। दिन में जितना उसको हाइड्रेट रहना चाहिए उतना वो हाइड्रेट नहीं रहता। 5% सोलली उसको वो हेल्प नहीं करेगा। प्लस इन्होंने मेंशन भी यहाँ पर, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, हाइपरटोनिक के साथ कोई भी ब्रोंको डायलेटर जरूर दें। अगर ब्रोंको डायलेटर नहीं देंगे, अगर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई हुई है, नालियां सूज गई हैं, तो वो कितना भी पतला बलगम होगा वो फंसने लगेगा। प्रॉपरली एक्सपेक्टोरेट बच्चा नहीं कर पाएगा। ये सही। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बच्चे को कि अच्छे से हाइड्रेट करें और हाइपरटोनिक
के साथ अ, अ, वे- कोई भी जो है ब्रोंकोडायलेटर हम्म, 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 सही। एक ये मैनुअल जैसे इन्होंने लिखा हुआ है मैनुअल मैनुअल टैपिंग नहीं टॉलरेट करता है, तो आप जंपिंग कराएं उसे, उसको अपनी लैप पे बैठाकर चेस्ट को टाइटली होल्ड करके जंपिंग करवाएं। जितनी ज्यादा देर तक आप जंपिंग करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट देगी। सही। और अगर जी यही बिल्कुल, सैचुरेशन जी बिल्कुल। क्वेश्चन था लेकिन वो एक भी बलून ब्लो नहीं कर रही है, तो उन पे कंसर्न इसकी क्या रीजन होगी? इसकी रीजन होती है आपके मसल स्ट्रेंथ पे बहुत, जितना कोई ज्यादा होना चाहिए या एक्सरे कोई हम और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन या ज्यादा रिलायबल किस तरह असेस नहीं कर कहेंगे, सकते क्योंकि हैं? हर 15 दिन में आप थोड़ी एक्सरे करा पाएंगे। बच्चे को ऑस्कल्टेट करें, डेली बेसिस पे बच्चे को ऑस्कल्टेट करें। अगर उसके फेफड़े में बलगम हो रहा होगा या हवा की में हवा कम जा रही होगी, आपको ऑस्कल्टेट करने में सब इजीली पता चल जाएगा। दिन में लेकिन कितनी भी ये भी दफा थोड़ा आप सा मेरे ऑस्कल्टेट ख्याल है जो करेंगे जो आपको उसका डॉक्टर्स उनको स्टेटस ट्रीट कर रहे क्लियरली हैं उन्हें मालूम हो थोड़ा गाइड जाएगा। करना पड़ेगा पेरेंट्स को जी, कि क्या सुनना है उन्होंने स्टेथोस्कोप लगा के जी, देखिए। जी बिल्कुल। सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि 2.5 साल के एक बच्चे में से चेस्ट फिजियोथेरेपी की प्रॉपर टेक्निक क्या होनी चाहिए और उसकी कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए? दूसरी बात ये ऑलरेडी आप इसका से कर चुके हैं कि क्या इस उम्र के बच्चे में भी फिजिकल एक्टिविटी जैसे भागना दौड़ना उछलना कूदना इक्वली फायदेमंद होता है? बिल्कुल इक्वली फायदेमंद होता है जितना ये बड़े बच्चों में होता है। और फिजिकल थेरेपी की टेक्निक अगर बच्चा आपका पैसे, क्योंकि 2.5 साल का बच्चा है, 2.5 साल का बच्चे टॉडलर्स बैठते नहीं है, बहुत अच्छा है कि आप उसको जंपिंग कराएं, नेबुलाइज के बाद रनिंग कराएं, साइकिलिंग कराएं, ये चीजें कराएं। बच्चा एंजॉय भी करेगा और उसकी थेरेपी भी उसी तरह हो जाएगी। एक्सपेक्टोरेट वो खुद वॉमिट आउट करके निकाल देगा सारी सिक्रीशन। इसके बारे में ये लिखा था ना कि वो हाथ से रेजिस्टेंट है करवाने के लिए, तो जी, जैसा आपने बताया जी अल्टरनेट होती ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यही था कि 2.5 साल के बच्चे के बारे में कि उसकी नेबुलाइज और चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए इन बच्चों में क्या बेस्ट पोजीशन होनी चाहिए नेबुलाइज करते हुए चेस्ट फिजियोथेरेपी के हुए दोनों पूछना चाह रहे हैं आपके लिए भी सोते हुए भी। देखिए, सोते हुए भी अपराइट होना चाहिए बच्चा। देखें, हम यूजुअली हम रिकमेंड नहीं करते पेरेंट्स को कि चेस्ट फिजियोथेरेपी आप बच्चे की सोते हुए करें। हाँ, नेबुलाइज आप सोते हुए करा सकते हैं बच्चे को अपराइट पोजीशन में। बच्चे को अच्छे से बैठाई हुई पोजीशन में, अगर बच्चा आपके ऊपर लेटा हुआ है, फेस फ्रंट करके आप उसको अपने ऊपर टिका के बिठा लें और नेबुलाइज करें, वो बेहतरीन पोजीशन होती है। मैक्सिमम पार्टिकल की डिपोजिशन सिटिंग पोजीशन में होती है, तो उसमें आप नेबुलाइज करा सकते हैं, लेकिन थेरेपी सोते हुए नहीं करा सकते। सही बात है। बच्चा अगर आप थेरेपी कराएंगे, बच्चा खुदा न खास्ता एक्सपेक्टोरेट करने के लिए बलगम ऊपर आता है, तो चोकिंग के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि और मेरे जी जी जो नेबुलाइजेशन है ना स्लीपिंग में, उसमें भी ये है कि ऑब्वियसली जब बच्चा या कोई बड़ा भी सो रहा होता है ना, तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो एक रिलैक्स स्टेट में होती है, और उसमें चेस्ट मसल्स और पूरे लंग्स वगैरह वो भी इसी स्टेट में होते हैं। तो जो हमारी टाइडल वॉल्यूम जो कि हम ब्रीदिंग इन एंड आउट कर रहे होते हैं, वो भी बहुत सुपरफिशियल होती है। तो नेबुलाइजेशन या कोई भी चीज जो है ना, वो फिर सही तौर पे नीचे छोटे एयरवेज में नहीं जाती हैं। तो बेहतरीन तरीका यही है कि बच्चे को एक आदत डालें और खुद को भी एक आदत डालें कि जागते में बच्चे को ये थेरेपी जो है वो दी जाए। सही बात। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। नेक्स्ट ये था कि लंग स्ट्रेंथनिंग की कोई एक्सरसाइजेस बता दीजिए। लंग स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज हमने पहले भी बताई है। अगर छोटा बच्चा है या छोटा है तो प्री स्कूलर स्कूल है, तो आप इसको ओवरहेड एक्टिविटी करा सकते हैं, इसको जंपिंग करवा सकते हैं, इसको स्विमिंग करा सकते हैं, स्ट्रेचिंग करा सकते हैं, इसको बॉल एक्टिविटी करा सकते
सकते हैं, प्रोन लिटा के उसको रीचिंग एक्टिविटी कराएंगे, ये इसकी स्ट्रेंथ पे काम करेगा। और अगर बड़ा बच्चा है या स्कूलर भी है तो आप उसको साइकिलिंग कराएंगे, आप उसको पार्क में ले जाके स्लाइड्स करवाएंगे, झूले झुलाएंगे, ये सब उसकी स्ट्रेंथ पे काम करेगा और इंड्योरेंस पे काम करेगा। और ठीक है। बबल्स उसको ब्लो करवा सकते हैं, बलून्स ब्लो करवा सकते हैं, इसको हुला हुज में इन और आउट करवा सकते हैं। अब वो जो बर्थडे विसल्स यूज करते हैं, सीटी निकाल के वो भी ब्लो करवा सकते हैं। बबल पेप इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर स्ट्रेंथनिंग अप योर लंग्स। सही है, ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, इन्होंने ये पूछा था कि कुछ लोग अपसाइड डाउन पोजीशन में जो है, ये सॉरी इसमें थोड़े से टाइपिंग एरर है, कि अपसाइड डाउन पोजीशन में यूज करते हैं वेस्ट, ये कितना इफेक्टिव है? और इनका ये थोड़ा कंसर्न था, इनका भी वही, जैसे आपने ऑलरेडी वो तो आंसर हो ही चुका है कि इनकी जो बच्ची है वो कप आउट नहीं कर पाती है म्यूकस। अपसाइड डाउन एज इन वेस्ट जो बेल्ट है उसको अपसाइड डाउन पहना है, या I didn't get it. इवन आई डिडंट गेट इट वैसे, लेकिन पता नहीं मुझे इनका कि If she means that टिपिंग पोजीशन, तो वो तो हम पहले ही मना कर चुके हैं कि हम टिपिंग पोजीशन में नहीं आप कराएंगे। बेस्ट तो इट्स बेटर द चाइल्ड इज एक्टिवली स्टैंडिंग और सिटिंग एंड डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। आप उसको कलरिंग दे दें, कोई भी ऐसी एक्टिविटी दे दें जिसमें वो एंगेज है, और गुड फॉर 20 to 15-20 मिनट्स वो वेस्ट करता रहे। सही है। और हाइड्रेट रखें ताकि ही इज एबल टू कफ आउट। आप प्रॉपर नेबुलाइजेशन करें, अप्रोप्रिएट जो उसके सिक्रीशंस है उसके अकॉर्डिंगली, और उसकी एज अप्रोप्रिएट नेबुलाइजेशन दे उसको। मेरे ख्याल में ये बच्चे की अपसाइड डाउन पोजीशन का नहीं पूछ रही है, ये वेस्ट की एप्लीकेशन का, कि बच्चे को जब वेस्ट पहनाएं तो क्या वो अपसाइड डाउन जो पहनती हैं तो शायद उन्हें ज्यादा जो है वो मुफीद साबित होता है या लगता है। तो क्या इसके कुछ ऐसी टेक्निकल इश्यूज है कि अगर वेस्ट को उल्टा पहना जाए तो बच्चे की जो कफ प्रोडक्शन, स्पीटम प्रोडक्शन है वो बेहतर होती है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है यह, और प्रेशर पे डिपेंड करता है। हो सकता है ये प्रेशर और वाइब्रेशन जो फ्रीक्वेंसी है इसकी कम इन्होंने एडजस्ट प्रॉपरली वेस्ट पे नहीं की हुई हो, उसको थोड़ा सा बढ़ा के कम करके देखेंगे तो ये कफ प्रॉपरली जनरेट कर पाएंगे। इन्होंने मेंशन किया है क्रूप कफ का, हाँ जी। तो क्रूप बेसिकली अगर क्रूप आ रहा है तो दैट मीन्स वो किसी भी लेवल एयरवे के किसी भी लेवल पे कॉन्स्ट्रिक्शन आ रही है, तो दैट मीन्स ब्रोंकोडायलेटर लेना इनके लिए बहुत जरूरी है। सही है। ये कोर्स लाइन भी यूज कर सकती हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। तावीज़ कर दिया। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन का वैसे आप लोग आंसर कर Yes. चुके हैं। ये सवाल था कि सीएस के बच्चों के नेबुलाइजर खरीदते हुए क्या स्पेसिफिकेशन जो है उनका ख्याल रखना चाहिए। तो ये हम बता चुके हैं, और एज तो दिस इज ऑलरेडी अप्रोप्रिएट भी बता चुके हैं कौन सा सलाइन देना है कब। जी बिल्कुल। वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। जी वो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या चेस्ट फिजियोथेरेपी जो है अर्ली मॉर्निंग में और खाली पेट करना जरूरी है? दूसरा ये कि नॉर्मली रूटीन में चेस्ट फिजियोथेरेपी और खाने में कोई खास वक्फा होना चाहिए? हाँ, आप जब भी फिजिकल थेरेपी करेंगे अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छा इसलिए होता है कि बच्चा एम्प्टी स्टमक होता है, वो अच्छे से नैप करके ही इज एबल टू कफ आउट एक्टिवली। और दूसरा जो आपने पूछा था कि डू वी नीड टू कीप गैप बिटवीन, तो बिल्कुल आप हमेशा अगर आपने खाना दे दिया है बच्चे को तो आप अपनी फिजिकल थेरेपी और खाने में 1 घंटे का गैप रखेंगे। और अगर फिजिकल थेरेपी सुबह करा ली है, अब उसको नाश्ता देना है, तो आप अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक देंगे ताकि बच्चा रिलैक्स हो जाए। बिकॉज वो पोस्ट फिजिकल थेरेपी चाहे वो एक्टिव एक्टिविटीज करे, चाहे आप उसको पैसिव चेस्ट पीटी कराएंगे, वो थक जाएगा। तो आप उसको गैप जरूर लेके फिर आप उसको खाना देंगे। कभी भी आप फ्रीक्वेंट इंटरवल्स मतलब बिना गैप के नहीं देंगे, बच्चा उसकी वजह से वॉमिट कर सकता है और वो एस्पिरेट कर सकता है। सही है, ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि एक बच्चा जिसमें काफी वो रोना और बैड मूड्स की वजह से मुश्किल है कि उसको नेबुलाइज करना मुश्किल है, मदर का ये था सवाल कि क्या आप सिर्फ चेस्ट फिजियोथेरेपी कर सकती हैं विदाउट नेबुलाइजेशन? देखिए, बात आ रही ये है कि चेस्ट फिजिकल थेरेपी आप करते क्यों हैं? आप लंग मेंटेन करने के लिए करते हैं, आप बलगम को पतला करने के लिए करते हैं। लेकिन जब तक आप नेबुलाइज ही नहीं करेंगे
कोई नेबुलाइजिंग एजेंट नहीं देंगे कि वो बलगम को पतला करे, तो किसी भी तरह की कोई भी चेस्ट फिजियो उसके लिए इफेक्टिव नहीं होगी। अगर वो बच्चा रो रहा है तो आप उसको जब वो सोते वक्त आप उसको नेबुलाइज करते हैं, ऊंचा करें, करवट पे रखें और उसको आप नेबुलाइज कर दें, और फिर आप चेस्ट फिजियो कराएं और फिर आप उसको थोड़ी देर बाद खाना दे दिया करें। आप गोद में बिठा के अपने लैप पे उसको करवा सकते हैं, या कोई चीज आप उसको वो करें, कोई कल्डिंग दे दें, या जिस चीज से वो खुश होती है वो दे के उस तरह से बच्चे को थोड़ा मानूस करके आप कराएं। लेकिन नेबुलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नेबुलाइज ही नहीं करेंगे तो वो सिक्रीशन डिस्लॉज ही नहीं होंगी, तो वो पतली नहीं होंगी, थिन नहीं होंगी, तो वो कैसे डिस्लॉज होंगी। और अगर बच्चा रो भी रहा है और आप नेबुलाइज करा रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप बच्चा रोता है तो डीप ब्रीथ इन डीप ब्रीथ आउट करता है, तो वो भी एक इफेक्टिव चीज है। रोना भी बच्चे के फेफड़े के लिए अच्छा है। वो सही है। वो बाजों का माँ डर जाते हैं अब रो रहा है तो ना कराए, लेकिन वो पॉइंट ही कोई है ना हाँ। फिजियोथेरेपी के करवाने का बाद में। जी बिल्कुल सही। जी और अगर उसकी वो कंस्ट्रिक्शन हुई, मतलब नालियां स्वेल्ड अप है, जब तक आप नेप्स नहीं कराएंगे, उसको वेंटुलिन नहीं देंगे, ब्रोंकोडायलेटर नहीं देंगे, तो वो खुलेंगी नहीं। जब तक वो खुलेंगी नहीं, बलगम निकल ही नहीं सकता उनसे जब तक आप डायलेट ना करें। तो सही नेबुलाइजेशन बात। विद ब्रोंकोडायलेटर एंड म्यूकोलाइटिक एजेंट बहुत जरूरी है पहले चेस्ट फिजियो के होने के। और कैन आई ऐड अनदर कमेंट हियर, ये अगेन बच्चे Sure. की ना जो साइकोलॉजी है ना, उसको आपने Yes. देखना है जी कि बिल्कुल। आप अपने बच्चे को बताना है कि ये चीज होगी। अगर आपने इस उम्र में बच्चों को जो उनके अपनी मर्जी के मुताबिक करना शुरू कर दिया, तो फिर जब वो टीनेजर्स होंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो ऐसा करें कि उन्हें ना कहें कि ये करना है, और जब बच्चे भी समझ जाते हैं कि जब आप उन्हें ना वो कहते हैं कि यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड, so sometimes a few days of being harsh actually is very good for the long term. यस बिल्कुल। करेक्ट। नेक्स्ट वैसे जो क्वेश्चन है वो इन्होंने पूछा, जिन्होंने वो ग्रुप में शी इज 1.5 ईयर ओल्ड उनका बच्चा है, लेकिन ये जितना सर ने भी मेंशन किया कि अक्सर लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि बच्चा हाइपर है या किसी रीजन से जागते हुए नेबुलाइजेशन उनको करना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह से उनको कहती है, ये जो मदर थी कहती है हमेशा मैं उसको सोते हुए ही नेबुलाइज करती हूँ, तो क्या ये इक्वली इफेक्टिव है? दूसरा इनका सवाल था कि इस एज के कोई बहुत जो हाइपर बच्चा उसमें फिजियोथेरेपी की कोई टेक्निक होनी चाहिए। देखिए, अगर ये 1.5 ईयर्स बच्चा है, आप उसको सोते हुए नेबुलाइज कर सकते हैं, लेकिन आप सोते हुए कैसे करेंगे नेबुलाइज, उसको आप साइड लाइन पे लिटाएंगे, और जो मैंने गुड लंग बैड लंग की बात की थी वो देखेंगे। जो खराब वाला लंग है ना, आप उसको ऊपर रख के नेबुलाइज कराएंगे ताकि उसमें ड्रेनेज साथ साथ हो, ठीक है। और उसको ऊंचा और करवट पे लिटा के आप उसको नेप्स करा सकते हैं सोते हुए। तो बैठने सही है, की लेकिन पोजीशन ज़ाहिर है बेहतर होती है, बिकॉज़ वो कौन सा गुड ग्रेविटी, लंग और कौन सा बैड लंग? ये आप सुनेंगे सीने को, ये आप ऑस्कल्टेट करेंगे, ये उनको कोई या तो किसी डॉक्टर से सीख लें, या अगर हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं तो हम उनको ऑस्कल्टेट करना भी सिखाते हैं कि ऐसे सुनना है, ताकि जब वो और वो इतने एक्यूरेट हो जाते हैं इस चीज पे कि वो सुन के उनको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है कि अभी ये खड़खड़ आ रही है, या अभी व्हीज आ रही है, या कम आवाज आ रही है। तो जहाँ खड़खड़ आ रही है इसका मतलब है कि वहाँ बलगम है, तो उसको ऊंचा रखना है ताकि उससे बलगम ड्रेन हो। और अगर वो बिठा के करा सकती है, अगर वो मान जाता है किसी वक्त, बिठा के कराए, कि जब आप बिठाते हैं तो ग्रेविटी जो है वो डायफ्राम को और जो आपके एब्डोमिनल कंटेंट को नीचे की तरफ खींचती है, तो फेफड़े को जगह मिलती है ज़रा फूलने की, तो दवा अच्छे से अंदर तक जाती है एक-एक कोने में। आप बच्चे को, अगर बच्चा सो भी रहा है तो उसका सर ऊंचा करके कि बैठी पोजीशन में बच्चा सो रहा है, और नेबुलाइजर लगा देंगे तब भी बच्चे की वही इफेक्टिवनेस होगी नेबुलाइजर की जो सिटिंग पोजीशन में होती है। सही है, लेकिन व्हाट आई गेट इन सारी बातों से, और जो डॉक्टर अली ने भी पहले कमेंट किया कि इट्स नॉट इक्वली इफेक्टिव, रूटीन नहीं बना लेनी चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि हमेशा ही वो सोते हुए जी करती है, बिल्कुल तो नहीं, ठीक है, देखिए हाँ, नहीं, यू कभी-कभार हैव वंस टू। इन अ व्हाइल तो ठीक हो सकता है, जी लेकिन बिल्कुल। देखिए अभी ये 1.5 ईयर की हैं, ये अभी आपको टेंट्रम शो करेंगी, ये इनकी फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। अभी से आप इस चीज को उसकी हैबिट नहीं बनाएंगे तो आगे जाके और मुश्किल होगी। जब आप उसको एडवांस चीजें इंट्रोड्यूस कराना शुरू करेंगे, तो थोड़े टाइम तक आप उनके टेंट्रम्स को बेयर करें, थोड़े टाइम तक उसको ये आदत डलवाएं कि नहीं भाई, बाय हुक और बाय क्रोक ये तो करना ही है, तो ये जरूरी है। सोते हुए करा देना उसको हल नहीं है, आगे भी जाके बच्चा सोते हुए कराएंगे तो कोई यूजफुल चीज नहीं है। सही वो बात है बिल्कुल। सुबह का टाइम चलो सोते हुए करा सकता है, लेकिन अगर 4 आवरली उस बच्चे का होना है तो वो सोते हुए हर वक्त तो नहीं सोया हुआ होगा ना, फिर वो हर वक्त नहीं कराएगा, एंड देन ही विल से कि नहीं मुझे सोते हुए ही आपने करवाना है। तो देन इसीलिए रीइंफोर्समेंट ऑफ एवरीथिंग, चाहे वो नेबुलाइजेशन हो, चाहे वो
चेस्ट फिजिकल थेरेपी हो, अर्ली एज से बहुत जरूरी है उसकी एक्सेप्टेंस के लिए। बिल्कुल और सही है। एक और कमेंट है कि जब आप नेबुलाइजर कर रहे होते हैं तो जो आपका नेबुलाइजर पार्ट होता है, जो यूनिट होती है, उसकी पोजीशन अपराइट होती है, क्योंकि वो इस लिहाज से वो मैकेनिकली बना हुआ होता है। जी अगर आप जी उसको 90 डिग्रीज पे जैसे स्लीप जगह पे ले जाएंगे तो एक तो है कि वो जो मेडिसिन है वो डिस्प्लेस हो जाएगी, उससे नेबुलाइज नहीं होगी। ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल नेबुलाइज होकर वेपर बनेगा, वो भी ऊपर 90 डिग्री ऊपर की तरफ जाएगा, बच्चे की तरफ, वो नाक की तरफ या मुंह की तरफ वो इतना शायद ना जाए जितना कि उसे जाना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, सेकंड इनका पार्ट ये था कि कोई इस तरह का जो इतने इस एज का हाइपर बच्चा, उसमें इसकी फिजियो की क्या टेक्निक्स होनी चाहिए? उसको स्किपिंग कराएं, जंपिंग कराएं, ट्रैम्पोलिन जंपिंग कराएं। हाइपर है तो उनको एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेज इनकॉर्पोरेट करें। सही। उससे ये होगा कि उनकी एनर्जी, जो हाइपर एनर्जी है, वो एक फोकस्ड हो जाएगी एक तरफ, जो सही उनके लिए डायरेक्शन बहुत में यूज इफेक्टिव। करें उसकी हाइपर एक्टिविटी, सही बात है। और अगर और कोई भाई बहन है तो उनको भी साथ में जंपिंग है ये सब तो करा सकती है, तो वो बच्चा शायद उनको देख के भी ही विल गेट मोटिवेटेड और शायद वो करने भी लगे। माँ बाप को भी साथ लगा सकते हैं ताकि उनका भी वजन कम हो जाए। जी बिल्कुल। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हाइपर बच्चा है तो उसकी एनर्जी को चैनलाइज कर दें। चैनलाइज बिल्कुल कर देंगे वो उसको यूटिलाइज कर पाएगा। बिल्कुल सही है। एंड डोंट गिव हिम टू मेनी ऑप्शंस, लाइक यू हैव टू टेल हिम कि ये इस वक्त करना है। अगर आपको ये ऑप्शन देके नहीं फिर ये नहीं, अच्छा चलो ये करो, नहीं ये करो, तो देन वो रूटीन बना लेगा इस चीज का कि अब मुझे ऐसे चलाना है। तो आप उसको ऑप्शन ही ना दें कि इतने सारे हैं, उसे यू हैव टू डू दिस और दिस, बस, और कोई आगे बात नहीं होगी। तो देन इवेंचुअली द चाइल्ड विल रियलाइज और फिर वो उस चीज को फॉलो करने लगेगा। सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जिस इसका भी ऑलरेडी आप लोग आंसर कर चुके हैं कि सीएफ के पेशेंट में कुछ स्पेसिफिक ब्रांड आपने मेंशन कर दिया कि कौन से बेहतर हैं। पारी नेबुलाइजर इज द बेस्ट अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर है। अगर पारी आप क्योंकि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होता, तो या तो आप पेरेंट्स को कहते हैं कि मंगवा लें, या तो फिर वो डॉसमैक्स या फिर ओमरॉन A3 कंप्लीट यूज कर सकते हैं। वरना बेस्ट यही है कि आप बुकलेट खोलेंगे, उसको पार्टिकल में साइज चेक करेंगे कि क्या है, और उस बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे कि क्या ये सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि न्यूमोथोरेक्स के दौरान या उसके फौरन बाद एयरवे क्लियरेंस के लिए बेस्ट टेक्निक्स क्या हो सकती हैं? न्यूमोथोरक्स के दौरान आप चेस्ट फिजिकल थेरेपी नहीं करेंगे। हाँ, आप उसको प्रॉपर पोजीशन कर देंगे, अपराइट करेंगे, लेकिन आप उस वक्त जब तक वो न्यूमो ड्रेन नहीं हो जाता या रिजॉल्व नहीं हो जाता, आप चेस्ट फिजिकल थेरेपी नहीं करेंगे। ठीक है। आप बबल पैप यूज कर सकते हैं उसमें, और एक्सपिरेटरी एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, एसीबीटीज और ये सारी चीजें। अगर छोटा बच्चा है तो आप पोजीशनिंग करेंगे और दैट्स इट। और एक आपने अपराइट वीडियो भी दिखाई थी ना जिसमें बॉल जी वो जी 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 बिल्कुल। ओके। लास्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम के बेस्ट, इसमें हमारे डॉक्टर अली को भी थोड़ा कमेंट करना पड़ेगा कि फिजियोथेरेपी नेबुलाइजेशन के लिए बेस्ट टाइम क्या है, और ये कि जो ये चीजें वेंट्रोलिन पल्मोजाइम कोलोमाइसिन यूज करते हैं उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए विद फिजियोथेरेपी। देखिए, हम लोग ये गाइड करते हैं कि आप जब हमारे यहाँ पाकिस्तान में पल्मोजाइम इस्तेमाल नहीं होता है, तो जब जैसे कि हमारे कुछ पेशेंट्स बाहर से लेकर आए हैं पल्मोजाइम, तो हमने उस पे उनको गाइडेंस में दी हुई थी कि जो है ये पल्मोजाइम 1 घंटे पहले, कोई भी फिजिकल थेरेपी के 1 घंटे पहले आपको लेना है, 1 घंटे का गैप करना है। अगर ये चीज है तो पल्मोजाइम 1 घंटे पहले लेने के बाद आप वेंटोलिन विद नॉर्मल सलाइन नेबुलाइज कराएं, चेस्ट फिजिकल थेरेपी करके लंग क्लियरेंस करें, फिर कोलोमाइसिन दें। अगर आप स्प्यूटम क्लीन अप नहीं करेंगे तो वो वहीं उसी स्प्यूटम के ऊपर आपकी एंटीबायोटिक डिपॉजिट हो जाएगी, फेफड़े के अंदर तक नहीं जा पाएगी। सही है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर नेबुलाइजेशन, तो सबसे बेस्ट यही इज अबाउट के नाश्ते से पहले, और सेकंड इज खाने से पहले। लेकिन दैट आल्सो डिपेंड्स कि कितना इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लंग है आपका, कितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है या इन्फेक्शन का है, और कितना फ्रीक्वेंट आपको नीड है। अगर 4 आवरली नीड है देन तो ऑफ कोर्स एवरी 4 आवरली आपको बिफोर खाना या बिफोर फीड देना है। लेकिन अगर बच्चा एक्टिव है, लंग ठीक है, उसका ऐसा
मेंटेनेंस की अगर आप दे रहे हैं जो कि आपको प्रोफैक्टिकली एवरी डे करना है, तो देन बेस्ट टाइम इज अर्ली, आप नाश्ते से पहले और रात के खाने से पहले, और नेबुलाइजेशन ऑफ फिजिकल। ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अली, आप इसमें कोई कमेंट करना चाहेंगे? जी, आई थिंक मैंने ना ग्रुप में कई दफा पहले भी ये बताया हुआ है कि जैसे इसी सेशन में बताया जा चुका है कि हाइपरटोनिक सेलाइन या दूसरी जो एन-एसिटाइलसिस्टीन या इवन फिजियोथेरेपी इटसेल्फ ये भी ब्रोंकोस्पाज्म कर सकती है। तो जिन बच्चों को ब्रोंकोस्पाज्म की प्रॉब्लम होती है या एंटीसिपेट होती है, सबसे पहले ये होता है कि उनमें ब्रोंकोडायलेटर जो कि आम साल्बुटामोल या अल्बेंट्रोल या वेंटोलिन के नाम से वो शुरू में दिया जाता है, और इट नॉर्मली टेक्स अबाउट 5 to 15 मिनट्स टू एक्ट। तो उसको आपका वक्फा देना पड़ता है कि ये अपना काम दिखा ले, उसके बाद कि जो है वो बाकी की ट्रीटमेंट्स जो है वो बाद में करें। तो सबसे पहले आपने वेंटोलिन देना है या साल्बुटामोल देना है, ताकि जो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, वीजिंग, टाइटनेस होनी है वो ना हो। और उसके बाद जो है वो आप हाइपरटोनिक सेलाइन दे सकते हैं, और हाइपरटोनिक अगर वेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोनों एक साथ कर सकती हैं। लेकिन जब भी अगर आपने पुल्मोजाइम देना है, तो पुल्मोजाइम द वे इट वर्क्स इज कि वो जो भी डीएनएज के एलिमेंट्स होते हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स में इन द एयरवेज, उनको वो ब्रेक डाउन करके वो रनिंग करता है। तो इट नीड्स अबाउट 1 आवर एटलीस्ट जो कि वो फंक्शन करने के हिसाब से। तो हम यूके में तो वोमन ये करते हैं कि जब पुल्मोजाइम कहते हैं तो वो बच्चे को हम कहते हैं कि ये आफ्टर स्कूल जो है वो करें। सुबह जो है वहां पर टॉनिक देते हैं और आफ्टरनून में जो है वो डीएनएस देते हैं, ताकि पेरेंट्स के पास और बच्चे के साथ ज्यादा टाइम होता है, वो मॉर्निंग रश नहीं होता है कि 1 घंटा उनको इंतजार करना पड़े उसके बाद फिजियो करे। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त सी इन्होंने फरमाई है कि जितनी देर तक चेस्ट से फ्लैम क्लियर नहीं हो जाएगा, उसके बाद जो है आपको एंटीबायोटिक्स नेबुलाइजर देने का भी फायदा नहीं होगा, या अगर आप इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं जो कई लोग इस्तेमाल करते हैं उसका भी फायदा नहीं हो जाएगा। तो ये 2 चीजें जो आप जो है आपकी एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स जो इनहेल्ड हैं वो आपको हमेशा फिजियो के बाद देने हैं, ताकि उस वक्त आपकी सभी चेस्ट क्लियर हो चुकी हो। जब आप ये दें वो फिर वो ज्यादा देर ठहरेंगे तो वो असर उनका ज्यादा होगा। लेकिन बाकी की जो चीजें जो कि म्यूकस को थिन करती हैं वो फिजियो से पहले देनी है, और उनसे पहले जो है आपने वेंटोलिन देना है। तो तरतीब यही होगी कि वेंटोलिन दें, उसके बाद जो भी थिनिंग वाली मेडिसिन है वो दें, फिर फिजियो करें, उसके बाद को जो है वो एंटीबायोटिक्स या इनहेल्ड स्टेरॉइड्स जो है वो एंड के ऊपर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन लास्ट है जो ड्यूरिंग चैट ड्यूरिंग टॉक हमने रिसीव किया है, वो ये है कि हाइपरटोनिक सेलाइन से नेबुलाइज करने से पहले क्या हर रोज वेंटोलिन से नेबुलाइज करना चाहिए या सिर्फ इन्फेक्शन की सूरत में? अगर ज्यादा से ज्यादा उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि वेंटोलिन के उनको ब्रोंकोस्पाज्म डेवलप हो जाता है, बच्चा बहुत मुश्किल से सांस लेने लगता है, तो आप वेंटोलिन से उसको नेबुलाइज डेली कर सकते हैं। हम एज इन पाकिस्तान इन आर प्रैक्टिस हम जरूर इनकॉर्पोरेट करते हैं, जरूर दें कि वो साइड इफेक्ट नहीं डेवलप होने देगा किसी भी हाल में उसका। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो can I say the last words please Dr. Zubia? यस Yes. प्लीज। मैं वो दोनों डॉक्टर साविज और डॉक्टर मैमा का बहुत बहुत मशकूर हूँ। ये आपने इस सेशन की लेंथ और नंबर ऑफ क्वेश्चन से ही अंदाजा लगा लिया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेरा भी हमेशा यही रहा है कि जो प्रिवेंशन है वो क्योर से बेटर है, और वन ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स टू कीप द चेस्ट क्लियर इज एक्चुअली फिजियोथेरेपी, जो भी फॉर्मेट है, फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से हो या टेक्निक्स जो डिवाइसेस वगैरह के साथ हो। तो इट इज द मोस्ट रेलेवेंट जो है ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स इन द केयर ऑफ सीएफ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया। हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने सवाल होंगे और इतने टेक्निकल इश्यूज भी होंगे, तो उनके भी हम माजरत चाहते हैं आपसे। लेकिन आपका वक्त जो है, जो आपने इतना कीमती टाइम दिया, हमके बहुत बहुत मशकूर हैं। और अल्लाह ताला इन बच्चों को आपकी इन जो राय दी हुई है इनसे फायदा उठाए, और आपको भी जो है सदका जारिया के तौर पे इनका फायदा होता रहे इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी कोशिश रहेगी कि सर हम जितना ज्यादा हेल्पफुल रह सकें इस चीज में हम वो करेंगे। किसी को भी कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, दे कैन कांटेक्ट अस, इवन दे कैन कम टू आवर क्लिनिक इन AKUH, वी विल गाइड देम प्रॉपर्ली इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूड इनपुट।